आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग पे। प्राइसिंग जब बात करते हैं तो उसका पार्ट होता है कि हम उसमें जो कॉस्ट और उसके प्रॉफिट जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, इसको टोटल हम बात करते हैं। तो इसकी प्राइसिंग जो है वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कैसे डिसाइड की जाए। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या आप सर्विस सेक्टर में हो, लेकिन आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की प्राइस को एक प्रॉपर लेवल पे डिसाइड करना, उसको मार्केट में लाना, और ये एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन होता है जो बहुत कुछ आपके बिजनेस जो है, बहुत कुछ आपका बिजनेस इस पर निर्भर करता है। तो आप ये जानिए कि बेसिकली आपको किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग को डिसाइड कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि बेसिकली पहले आप जाने कि कॉस्टिंग जो टर्म्स हम आज बात करते हैं एज ए लेमैन, अगर आप एक बिजनेस मैन है, फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी टर्म्स सुनने को मिलती होंगी। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है जब आप प्राइस डिसाइड करते हैं। तो फिक्स को आपको हम पहले प्राइसिंग से पहले आपको अपने कॉस्ट कंपोनेंट, क्योंकि किसी भी प्राइसिंग के लिए कॉस्ट और प्रॉफिट को हम जोड़ के ही प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। एक ये भी मेथड है। तो हम लोग बात करेंगे पहले कॉस्ट कितनी तरीके की होती हैं। फिक्स कॉस्ट, जैसे हम सभी जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपकी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं करता है। मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के इन रेस्पेक्टिव ऑफ जो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती हैं, उनको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे रेंट, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू इनकर द रेंट। अगर आप कोई डिप्रिसिएशन ले रहे हैं या आप कोई लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं या कोई लीजिंग की कॉस्ट है, या आपको कॉस्ट इंक्रीज जो है वो बियर ही करनी पड़ेगी इन रेस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ आपकी फिक्स्ड सैलरी कॉस्ट ऐसी होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन नहीं होती है। जो भी any cost that do not vary with the label of business activity that's constitute as a fixed cost. Variable cost की बात करते हैं तो variable costs vary directly to the label of business activity or sale. Your variable costs are therefore much higher if you sell or make extra unit. अगर आप कोई एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं तो आपकी, या कोई भी कॉस्ट जो आप यूनिट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कोई सर्व जो है वो यूनिट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉस्ट उस यूनिट के अकॉर्डिंग बढ़ती या घटती है, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे आप कोई भी अगर रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जितना यूनिट आप बनाएंगे उतनी उसी क्वांटिटी से रॉ मटेरियल लगेगा। आप कोई परचेजिंग कर रहे हैं, आप कोई भी लेबर दे रहे हैं जो डायरेक्टली आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो ये सारी, आप अगर कोई पावर ओरिएंटेड काम कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करेंगे वैसे ही पावर की भी कॉस्ट आपकी उसमें इंक्रीज होगी। कोई फ्यूल है, कुछ भी है, जो भी आप मटेरियल को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जो जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस होती है जिसपे हम उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो सारी वेरिएबल कॉस्ट है जो रिलेटेड है। फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड आपकी कॉस्ट को जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ ऐसी कॉस्ट है जहाँ पे वो वेरी तो करती है लेकिन उस प्रोपोर्शन में वेरी नहीं करती है। जैसे इसमें हम लोग बात कर रहे हैं तो जैसे टेलीफोन बिल, आपकी फिक्स कॉस्ट तो उसमें आएगी, आप काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपकी वर्किंग चल रही होगी तो आपका टेलीफोन बिल भी ज़्यादा आएगा। तो वो शायद उस रेशियो में नहीं आएगा जितनी रेशियो में आपकी सेल बढ़ेगी। तो जो कुछ जो भी है वो वेरी करता है लेवल ऑफ बिजनेस, बट नॉट इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द सेल्स और प्रोडक्शन। कॉस्ट को आइडेंटिफाई भी करेंगे। मान लो ये तो हमने एक आपको तरीका बताया कि जहाँ पे आप वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपकी जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है, वो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है। मटेरियल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है, ये दूसरा तरीका हो सकता है आइडेंटिफाई करने का कॉस्ट का। आपका लेबर कॉस्ट है, दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन। अगर आप कोई भी अदर कॉस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने बात की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका है, लोडिंग अनलोडिंग है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और या डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्विसेज है। इनडायरेक्ट कॉस्ट और जो जो उस प्रोडक्शन को डायरेक्टली रिलेट नहीं करती हैं, पर उनको कन्वर्जन कॉस्ट की तरह उनको सब्स्टिट्यूट करती हैं, कहीं ना कहीं उसमें हेल्प करती हैं। वो सारी कॉस्ट, जैसे हमने जो नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऑफिस का बिल आ रहा है, जो आपका रेंट आ रहा है, जो फ्यूल कॉस्ट आ रही है, जो स्टेशनरी ले रहे हैं, जो लीगल चार्जेस हैं, इस टाइप के सारे जो है वो जो आपको प्रोडक्शन से डायरेक्टली ले रहे हैं, दैट इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है?
ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बात हुई कॉस्ट की। अब आप कॉस्ट को प्राइस से, अगर आप प्राइस फिक्स करना चाहते हैं तो प्राइस किस लेवल पे फिक्स करें, कैसे फिक्स करें, बहुत सारे मेथड है, हम आप बात करेंगे। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर आप वो जो जो प्राइसिंग है वो एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, उस पॉइंट के बाद अगर आप अपने वॉल्यूम में इंक्रीज करते हैं और या प्राइस में इंक्रीज करते हैं तो आपको एक बहुत बड़े प्रॉफिट पे, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट पे आपका फर्क आता है। तो अगर आप पर्टिकुलर, जैसे इसमें छोटा सा एग्जांपल देने, कंपनी अगर 1% अपने सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज करती है तो उसका प्रॉफिट जो है वो 3.3% इंक्रीज होता है। सेम अगर वो प्राइस में इंक्रीज करती है 1% तो वो 11.1% तक इंक्रीज हो सकता है। तो टिपिकली अगर आप कुछ भी कर रहे हैं वो परसेंटेज में, ग्रॉस में जाके वो एक जो नेट आपका प्रॉफिट आता है, ओवरऑल प्रॉफिट आता है, उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज लेके आता है। अब प्राइसिंग जो पॉलिसी होनी चाहिए उसमें आपको स्टेप वाइज क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। पहले तो आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए कि आप जो प्राइसिंग कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप कंपटीटर को देख के कर रहे हैं, आप अपने प्रॉफिट को देख के कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को देख के कर रहे हैं, क्या जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर डिटरमाइनिंग द डिमांड, अगर आप जो है वो प्राइसिंग सेट करने के साथ साथ आपकी डिमांड को भी आपको देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इससे बढ़ेगी कि इससे गिरेगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने कॉस्ट को भी इस्टीमेट करना है आपको। इसके अलावा आपको अपने जो कंपटीटर्स हैं उनकी प्राइस को भी बहुत सारा ध्यान रखना है कि उनकी प्राइजेस आपकी प्राइजेस में जिसके कंपटीशन में, आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत हायर रख लेते हैं, या अगर हायर भी रखते हैं तो उसके पास जस्टिफाइज आपके पास रीज़न है कि नहीं है, आप ऑफर्स उनके अकॉर्डिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्योंकि कंपटीटर आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड टाइम वो करना बहुत ज़रूरी है। फिर किस मेथड से, अभी हम लोग आगे प्राइसिंग मेथड की बात करेंगे, बहुत सारे प्राइसिंग मेथड है, तो किस मेथड के थ्रू आप डिसाइड करना चाहते हैं, और फाइनली आप क्या प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने टर्म के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या आपका मोटिव है उसके कर, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, ये सबको ध्यान रखना ज़रूरी है जब भी आप कोई प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। तो एक सर्टन फैक्टर है। हम प्राइसिंग के मेथड पे आए उससे पहले हम बात करते हैं, बहुत प्राइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे आपका जो आपकी सेल्स है और जो आपका आपकी जो कॉस्टिंग है वो एक लेवल पे आ जाती है। जैसे इस डायग्राम से आप देख रहे हैं कि हम जो आपकी जो सेल्स है और जो कॉस्ट है जिस पॉइंट पे आपको कट कर रही है, दैट इज आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है दैट इज आपका फिक्स कॉस्ट है, और उसके बाद आप वेरिएबल कॉस्ट है। ये आपको सीधे दिखा रहा है कि अगर आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि आपके फिक्स कॉस्ट जो है वो एक ही लेवल पे रहता है। तो ब्रेक इवन जो है वो एक इंडिकेटर है आपके बिजनेस के डिसाइड करने के लिए। अगर आप ब्रेक इवन को क्रॉस कर सकते हैं तो आप प्राइस के साथ ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं, ज़्यादा बेहतर आप अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर सकते हैं। कंपटीटर, अगर आप ब्रेक इवन अपने प्रोडक्ट में अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन पा चुके हैं तो बेहतर कंपटीशन को आप फेस कर सकते हैं अपने प्राइस रिडक्शन के तरीके से। आप अपने वॉल्यूम सेल करके ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन एक आपका गाइडिंग फैक्टर है जिसपे हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइसिंग के जो है वो स्ट्रेटजीज कितने तरीके की होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये आपके बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग है, आपके बिजनेस की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग है, बिजनेस की स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग है, आप क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर हम मार्केट स्कीमिंग की बात करें तो मार्केटिंग स्कीमिंग में हम प्राइजेस को बहुत हाई रखते हैं। इसका पर्पज़ है कि पहले हम हाई प्रोडक्ट वैल्यू पे लॉन्च करते हैं, हाई वैल्यू के बाद हम एक मार्केट सेगमेंट, एक हायर ब्रांड को इस्टेब्लिश करते हैं, और हायर ब्रांड के बाद अगर जब हमारी मार्केट डिफाइन हो जाती है तो फिर हम उसको प्राइस को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। एक वैल्यू प्राइसिंग होती है। वैल्यू प्राइसिंग कोई भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या वैल्यू दे रहे हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम प्राइस को डिसाइड करते हैं। आप उसको क्या एड ऑन दे रहे हैं, इसका कॉस्ट से और उसके प्रॉफिट से नहीं होता है। हम बात करते हैं अगर हम कोई ऐसा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसकी प्राइस को डिसाइड करते हैं। लॉस लीडर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमको पहले हम प्राइसिंग के साथ साथ उसको लॉस को बुक करते हैं अपने प्राइसिंग को, जिससे कि हम मार्केट सेगमेंट को कैप्चर कर सकें। और जब एक बार मार्केट सेगमेंट आपका कैप्चर हो जाता है तो उसके बाद फिर आप ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें कैसे आगे बढ़ें और फिर उसको कैसे, अपने जो लॉसेज हैं उसको कैसे रिकवर करें। तो इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे तो एक जो है वो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की बात होती है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आप जानते हैं, जैसे बाटा है, आप
वो 999, 499, ये कोई प्रोडक्ट की प्राइसिंग में बहुत वैल्यू नहीं कम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 999 देने के बाद वो लगता है कि हाँ शायद वो कंपेरेटिव कम प्राइस में है। अगर 1999 कहते हैं और 2000 कहते हैं तो बहुत फर्क नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल वो एक वो जो है 199 के ब्रैकेट में आता है, तो एक प्राइसिंग कुछ लोग ऐसी भी फिक्स करते हैं, खासकर इसका एग्जाम्पल बाटा है। कंपटीटर प्राइसिंग, जहाँ पे हम कंपटीटर की प्राइसिंग को ध्यान में रख के अपनी प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। कभी कभी हम कंपटीटर से बेहतर प्राइसिंग करते हैं, कभी कभी हम रिड्यूस करते हैं, कभी कभी हम एडिशनल ऑफर देते हैं, क्योंकि हमको कंपटीटर के अकॉर्डिंग ही अपनी मार्केट को, अपनी प्राइसिंग को डिसाइड करना पड़ता है। इवन कभी कभी हमको अगर लॉस भी बियर करना पड़े तो भी हम मार्केट सेगमेंट को जिंदा रखने के लिए उस लॉस को भी बियर करते हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग, जहाँ पे हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, जहाँ पे बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, या तो हम इसमें जो है वो मार्केट रखेंगे या हम मार्केट को ख़त्म कर देंगे, किसी दूसरे की मार्केट को भी ख़त्म कर देंगे। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जनरल तरीका है, जहाँ पे हम कॉस्ट डिसाइड करते हैं, जो भी हमारी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट है उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं और उसके बाद एक प्राइस डिसाइड करते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जहाँ पे हम बहुत कम से प्राइस स्टार्ट करते हैं। स्कीमिंग की जस्ट अपोजिट है, जहाँ पे हम बहुत कम प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 अपने मार्केट सेगमेंट को, अपने प्रोडक्ट को अडॉप्ट हो जाने के बाद हम फिर उसमें जो है वो उस प्राइसिंग को धीरे धीरे अपने इंक्रीज करते हैं। कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग सेम जैसे हमने ब्रेक इवन की बात की थी, जहाँ पे हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रख के अगर अपनी कॉस्टिंग को डिसाइड करते हैं, तो जहाँ पे हमको लगता है कि हाँ हम उस बेस पे करते हैं, तो वो हम ब्रेक इवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को फिक्स करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग की वहाँ पे बात होती है। ये तो प्राइसिंग की बात हो गई। अब अगर आपको प्राइस पे रिएक्ट करना हो, आपको अगर एक प्राइस रिएक्शन प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, अगर आपको कंपटीटर के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, अगर आपका कंपटीटर आपकी प्राइस को कट कर देता है तो आप उस टाइम कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर आपको प्राइस कट कर देता है तो आप तो या तो कुछ रिएक्शन नहीं करेंगे और अपनी प्राइस को होल्ड रखेंगे और कंपटीटर को वॉच करेंगे, क्योंकि अगर जरूरी नहीं है कि आप इमीडिएट किसी कंपटीटर के एक्शन के अगेंस्ट में एक्शन लें, क्योंकि कभी कभी ये बेहतर भी होता है, बिकॉज आप अगर तुरंत एक्शन लेते हैं और उसके बाद एक कंपटीशन वॉर शुरू हो जाती है और शायद आपका प्रोडक्ट आपकी प्राइस पे ही, आपके प्रोडक्ट में कोई वॉल्यूम कम ना हो रहा हो, तो आप उसको वॉच करिए। अगर इसके बाद अगर आप देखते हैं कि नहीं, अगर प्राइसिंग जो है वो आपको हर्ट कर रही है, आपकी सेल्स को हर्ट करेगी, तो आपको क्या सोचना है। पहले आप देखिए ये जो ये कट उसने दिया है और आपकी प्राइस को हर्ट कर रहा है आपकी प्राइस को, तो क्या ये उसने कट परमानेंट दिया है कि नहीं दिया। अगर उसका लग रहा है कि आपको परमानेंट कट नहीं है तो आप अपनी प्राइस को वहां पे रख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, उसने कंपटीटर ने परमानेंटली प्राइस कराया और इससे आपका बिजनेस को भी हर्ट कर रहा है, एक सिग्निफिकेंटली आपको डाउन कर रहा है, तो आपके पास कुछ तरीके हैं जिन पे हम बात करेंगे कि अगर आप प्राइस उसमें आप रिड्यूस भी करते हो तो कैसे करें। आप एक प्राइस रिड्यूसिंग के साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप अभी ये परचेज पे रिड्यूस ना करिए और फर्दर फ्यूचर परचेज पे ऑफर दे दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका कस्टमर आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि उसको ये प्राइस उसने परचेज किया है, वो तो आपके पास कस्टमर आया और नेक्स्ट प्राइस के लिए भी आपके पास आएगा, क्योंकि आपको फर्दर उस डिस्काउंट दिया। या आप उसमें जो आपके प्राइस कंपटीटर ने प्राइस दिया है उससे आप हाफ कट करिए, तो हो सकता है आपकी प्रोडक्ट जो है वैल्यू स्टैब्लिश हो जाए, या आप उससे ज़्यादा रिड्यूस करके एक बार देखिए, शायद आपको कहीं ना कहीं सेगमेंट, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को, अपने प्रोडक्ट, अपनी उसकी मार्केट सेगमेंट को और उसके प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सेगमेंट कितना, आपका प्रोडक्ट कितना एक्सेप्टेबल है, आपके जो है वो जो आपके काउंटर पार्ट हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे फीडबैक लेना पड़ेगा, कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा और अपने कंपटीटर को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राइसिंग को आपको डिसाइड करना है। और ये एक प्राइसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे हम लोगों ने बात की, और ये प्राइसिंग आपके टोटल बिजनेस में कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है आपने एक बार वर्क किया, ये आपको कुछ मंथ के लिए आपको फिर रीवर्क करना पड़ता है। आपको एक एनुअल प्लान बजट आप बनाते हैं, एनुअल प्लान बनाते हैं, उसके बाद भी आपको मार्केट सेगमेंट, सीजनल सेगमेंट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग आपको प्राइसिंग हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो एक बिजनेस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सीजन में एक एवरेज प्राइस रखते हैं और सीजन में एकदम से प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, तो हम वॉल्यूम सेल वहाँ पे कर लेते हैं और उसको अपनी जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमने साल भर इनकर की और वहाँ पे हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट से अपने वॉल्यूम के साथ कमा लेते हैं। तो ज़रूरी है, जितना आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और जितने हैं वो सारे आपको एक सीजनल प्राइसिंग रिडक्शन आता है, तो वो एक स्ट्रेटजी है, आपको अपने बिजनेस को, अपने उसको नीड को कैसे डिफाइन करना है ये आप करें, समझें। लेकिन एक प्राइसिंग को कॉस्ट, प्रॉफिट और स्ट्रेटजी
तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, आप क्या प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, आपका कंपटीटर क्या है, आपकी कॉस्टिंग क्या है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये प्राइसिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो आप अपने किसी प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए जब भी आप इस पर बात करें तो ज़रूरी है कि आप अपनी प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इन फैक्टर्स का ध्यान में रखें जो आज हम लोगों ने बात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी फैक्टर्स हैं ये। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे, अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे। प्राइसिंग को डिसाइड करना बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी है तो आप उससे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।